तो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन। बच्चे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का ये है सर लेक्चर नंबर 17, जिसमें सर हम कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम विल स्टार्ट फ्रॉम सेल चैप्टर। ठीक है बच्चे। तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेल चैप्टर। सेल चैप्टर के बाद बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा वाटर चैप्टर, और वाटर चैप्टर के बाद बच्चे हम थोड़ा सा अपना डिस्कशन करेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, प्लीज वेट। सर ये आपका लेक्चर नंबर 17। ठीक है, तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट इज सेल? सबसे पहले भैया, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सर ये यूनिट क्या होती है? हमें इस यूनिट वर्ड में थोड़ी सी कंफ्यूजन है भैया। सिंपल सा मतलब है जो अपना सारा काम खुद कर सके, जो अपना सारा काम सारा काम खुद कर सके। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, सर सपोज मैं आपसे कहता हूं लीवर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या लीवर क्या लीवर थिंकिंग का काम कर सकता है? या क्या ब्रेन लीवर का काम कर सकता है? नहीं सर। बट जो आपका सेल होता है भैया, सेल के पास हर एक चीज है। सर वो एनर्जी भी बना सकता है। ठीक है सर, वो आपका क्या कहते हैं, उसके अंदर आपको न्यूरॉन भी देखने को मिलेगा, जिसे आप ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हो। ठीक है सर, सेल के अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम हो जाता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड का काम होता है। कहने का मतलब यह है कि जो सेल होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चे, यूनिट वर्ड का क्या मतलब है? जो अपना सारा काम ए टू लेकर जेड तक, ठीक है, ए टू जेड बच्चे अपना सारा काम खुद कर सके। फिर चाहे वो अपना खाना बनाना हो, या फिर बच्चे जो आपके ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए हैं उन्हें डीकंपोज करना हो, उन्हें मारना हो, या फिर बच्चे ब्रेन ऑफ द सेल जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं उसका काम हो, या फिर भैया गोल्जी अपैरेटस का काम हो। ठीक है सर, हर एक चीज हर एक चीज जो भी आपकी सेल में प्रेजेंट है, वो सर अपना काम खुद कर सकती है। तो हम सेल को एज अ होल कह सकते हैं बच्चे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बच्चे आप सभी को यूनिट का मतलब क्लियर है? सर सिंपल सा मतलब है जो अपना सारा काम खुद कर सके। और सेल में उसका हर एक काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्स के बारे में सर हम इसी क्लास में डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाले। ठीक है सर, सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को बच्चे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सर डेड सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। वहीं पर बच्चे लिविंग सेल की खोज सबसे पहले ल्यूइन हॉक साहब ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। टॉकिंग अबाउट सेल थ्योरी। सर व्हाट इज सेल थ्योरी? बच्चे सेल थ्योरी का एक सिंपल सा पॉइंट है, एक सिंपल सा कंक्लूजन है, दैट इज हमारा जो शरीर है, इट इज मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी के आप कई सारे पॉइंट्स तोड़ के बना सकते हो, बट बच्चे अल्टीमेटली जो आपका कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा सर? कि हमारा जो शरीर है, इट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय मैथियस क्लीडन एंड थियोडोर श्वान, जिन्हें बच्चे आप स्क्लीडन एंड श्वान के नाम से भी याद रख सकते हो। सर पॉइंट टू बी नोटेड, स्मॉलेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, इट इज माइकोप्लाज्म। लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, इट इज ऑस्ट्रिच एग। वहीं पर बच्चे ह्यूमन में अगर आप स्मॉलेस्ट सेल देखोगे, इट इज स्पर्म। एंड भैया फीमेल में आपको मिलेगी लार्जेस्ट सेल, दैट इज ओवम। ठीक है, फीमेल में बच्चे आपको मिलेगी लार्जेस्ट सेल, दैट इज ओवम। बट लार्जेस्ट सेल इन दी वर्ल्ड, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ठीक है बच्चे, लॉन्गेस्ट सेल आपकी कौन सी होती है सर? नर्व सेल। पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपका डिवीजन ऑफ सेल होता है, डिवीजन ऑफ सेल इन दी सेंस कि आपकी जो सेल्स है वो अपने जैसे कई और सारे पार्ट्स बनाएंगी। ठीक है, तो सर डिवीजन ऑफ दी सेल आपका ब्रेन में नहीं होता है। याद रखना, ब्रेन का आपका जो 80 to 90% पोर्शन है, उसमें किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है, बिकॉज बच्चे उसमें नर्व सेल पाई जाती है। ठीक है, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, लिवर में बच्चे आपका फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है। ठीक है सर, सेल को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको एक घर का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। भैया पहले आप ईंटें लगाओगे, दैट इज ब्रिक्स। जब आपके ढेर सारे ईंटें जुड़ जाएंगे तो आपकी एक दीवार तैयार हो जाएगी, दैट इज वॉल। ठीक है भैया, जब आपकी दो तीन आप ढेर सारी वॉल्स तैयार कर लोगे, यानी दो तीन साइड से भैया अपनी वॉल बना लोगे, तो आपका एक कमरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपके दो से तीन कमरे बन जाएंगे, या सपोज एक कमरा भी बन गया, आपका भैया वो घर हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ सेल का सिस्टम भी काम करता है। सर पहले ढेर सारी सेल्स मिलके आपकी टिश्यू बनाती हैं, ढेर सारी टिश्यूज मिलके भैया आपके ऑर्गन बनाते हैं, और ढेर सारे भैया आपके ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है,
सबसे पहला भैया इसमें पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। पॉइंट टू बी नोटेड, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है सर, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सर किस प्रोटीन से बना होता है ये आप मुझे बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन। और जो मैं आपसे कहता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करो ताकि कुछ और पॉइंट्स आपको पता चले जो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर पाओ। ठीक है सर, पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, क्या सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल्स में पाई जाएगी या सिर्फ प्लांट्स में पाई जाएगी? द आंसर इज नो। सेल मेम्ब्रेन भैया आपकी प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों में पाई जाती। ठीक है, आपके जो भी सेल के रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स हैं, लाइक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, हर एक चीज भैया इसी के अंदर में रहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है सर, टॉकिंग अबाउट सेल वॉल, सर सेल वॉल आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, सेल वॉल आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है बिकॉज प्लांट को एक एक्स्ट्रा कवरिंग चाहिए। सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? बच्चे जो सेल वॉल होता है वो प्लांट को एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, प्लांट्स के अंदर भैया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं सर। सर व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमैन साहब ने। ठीक है, इसे सर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वाई सर? बिकॉज यहाँ पे भैया आपकी एक साइकिल चलती है जिसका नाम है सर क्रेब्स साइकिल। सर डिटेल के साथ अगर आपको जानना है कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए डिटेल एक वीडियो बना दूंगा रिलेटेड टू क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि बेसिकली जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ब्लड उसे सेल्स को देता है। ठीक है, और सेल्स में भैया वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है जिसमें क्रेब्स साइकिल चलती है। आपका उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। 38 एटीपी मिलकर, एटीपी अंडरस्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं इसका फुल फॉर्म आपके लिए लिख दे रहा हूं। इट इज द एनर्जी करेंसी बच्चे, एडिनोसिन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चे दिस इज एनर्जी करेंसी। क्या है सर ये? एनर्जी करेंसी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चे इसी को कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं सर? एनर्जी करेंसी। ठीक है, नोट्स प्लीज अपने बना लीजिए, वैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बट प्लीज भैया नोट्स बनाते रहिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है सर, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जी की तरह काम करता है। तो बच्चे इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सर पावर हाउस ऑफ द सेल। सर माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी सर जो इनर वॉल्स होती हैं, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है बच्चे, उसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्या कहते हैं सर? क्रिस्टी। क्वेश्चन पूछेगा इनर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। बच्चे इस क्रिस्टी के बीच में कुछ जगह होती है जो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कोलैप्स करने से या पिचकने से रोकती है। ठीक है बच्चे, उस फ्लूइड को बच्चे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चे? मैट्रिक्स। सर पॉइंट नंबर 3 दैट इज अबाउट गोल्जी बॉडी। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर सर ग्लूकोज तो बन गया बट कैसे भैया माइटोकॉन्ड्रिया को यह पता चलेगा कि कहां कितने एनर्जी की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस टाइम पे मेरी टंग को, मेरे माउथ को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मेरे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ना कि मेरे पैर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। बट फॉर एग्जाम्पल अभी आप भागते भागते मेरी क्लास कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप भागते भागते मेरी क्लास कर रहे हो तो सर आपके पैर को भी एनर्जी चाहिए। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया को ये कैसे पता चलता है कि कहां कितनी एनर्जी हमें देनी है? तो सर इसके लिए सेल के अंदर एक पार्ट है दैट इज गोल्जी बॉडी, जो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प करता है इन दी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चे, मैंने डायरेक्ट कीवर्ड्स लिखे हैं, बाकी पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रहा हूं। कीवर्ड्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपके जो नोट्स हैं वो क्रिस्प बने, शॉर्ट नोट्स बने और आप आराम से चीजों को रिवाइज कर पाओ। ठीक है सर, तो जो भी एनर्जी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा उसको हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है सर? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका है सर? गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी इज प्लेइंग अ रोल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन दी सेल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं सर। वैक्यूल्स। सर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी तो एवरेज हर बंदा पी जाता है। ठीक है, अब सुन सर, हमारे शरीर में लगभग 65 to 70% वाटर। ठीक है सर, ये वाटर अब आपको क्या लगता है पूरा का पूरा स्टमक में स्टोर होगा? नहीं सर, नहीं हो सकता। बच्चे ये आपका स्टोर होता है सेल के एक पार्ट में जिसका नाम है सर वैक्यूल्स।
पॉइंट टू बी नोटेड, प्लांट में आपकी वैक्यूल्स बड़ी होंगी और वहीं पर बच्चे एनिमल्स में यानी हम लोगों में बच्चे ये जो वैक्यूल्स हैं ये छोटी होंगी। तो बेसिकली सर वैक्यूल्स किसका काम करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। किसकी स्टोरेज का काम करता है सर? पानी की स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, प्लांट में भैया ये वैक्यूल्स बड़े होते हैं बिकॉज उनके अंदर पानी ज्यादा, उन्हें ज्यादा स्टोरेज का काम करना है। वहीं पर भैया आपके एनिमल्स में ये छोटे होते हैं। ठीक है सर, टॉकिंग अबाउट सेंट्रोजोम, भैया सेंट्रोजोम आपका काम करता है सेल डिवीजन का। सेंट्रोजोम वाज डिस्कवर्ड बाय बोबरी। सेंट्रोजोम वाज डिस्कवर्ड बाय बोबरी। सर ये आपका काम करता है सेल डिवीजन का। सबसे तेज भैया होता है ये लिवर में। आप सुनो, जब यही सेंट्रोजोम थोड़ा सा पागल हो जाता है, सर पागल हो जाता है इन द सेंस जब भैया यही आपका सेल डिवीजन बहुत तेजी से करने लगे, दैट इज अनवांटेड डिवीजन, तो भैया इसी को आप कहते हो कैंसर। इसी को बच्चे आप क्या कहते हो? कैंसर। तो सर व्हाट इज कैंसर? अनवांटेड सेल डिवीजन कमिटेड या डन बाय सेंट्रोसोम। ठीक है बच्चे, सबसे तेज आपका सेल डिवीजन होता है लीवर। अब सर आपने हमें पढ़ाया कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में तो सर आपका सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि सर क्या ब्रेन में सेंट्रोसोम पाया जाएगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ठीक है, वहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो सर हमें ब्रेन में कैंसर कैसे हो जाता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ब्रेन में आपका पाया जाता है नर्व सेल। नर्व सेल आपका लगभग 90% होता है। ठीक है, जिसमें आपका ना सेंट्रोसोम है ना कुछ है। तो भैया वहां पर आपका सेल डिवीजन नहीं होता है। बट भैया ब्रेन का जो 10% बचा हुआ पोर्शन है उसमें आपकी ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। सर आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ब्रेन में भैया आपकी 10% जो हिस्सा है उसमें ग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है सर, ये जो ग्लियल सेल्स होती हैं भैया इनके पास सेंट्रोसोम होता है। इन्हीं में जब आपका डिवीजन होता है तो आपको ब्रेन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सेंट्रोसोम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बच्चे जो आपका सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक स्ट्रक्चर आपका रहता है, दैट इज जो बेसिकली सेल को कोलैप्स करने से रोकता है, प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग। याद रखना ये एग्जैक्टली आपका फ्लूइड नहीं होता है, बट हाँ समवेयर इट इज इक्वल टू कि सर ये सेल को प्रिवेंट करेगा कोलैप्स करने से। सेल सेल को क्या करेगा भैया? प्रिवेंट करेगा कोलैप्स करने से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? चलिए सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं। सर पहला आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा है बच्चे आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका है, ठीक है, स्मूथ इन दी सेंस ये थोड़ा सा स्लिपरी होता है एंड भैया काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, इन शॉर्ट स्मूथ होता है। सर व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पॉइंट टू बी नोटेड, सर ये रफ है क्यों? ये रफ है क्यों? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और भैया जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो कि सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का काम करते हैं। बट ये आधी बात है सर, पूरी सच्चाई क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ किस वजह से है? क्योंकि सर उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। सर जो आपके राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं, बट राइबोसोम्स आर दी पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चे, इस वजह से आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करता है। वहीं पर बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाने का काम करता है, फैट बनाने का काम करता है। ठीक है सर, नाउ टॉकिंग अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पेलाडे। इसका मैंने आपको फंक्शन पहले ही बता दिया, दैट इज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है सर, नाउ आपने ये कई बार सुना होगा 70s एंड 80s, दैट इज सर ये राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं। सर इस एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सर आपका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है बेसिकली क्या होता है? आप ले लो एक गिलास पानी, पानी में आपने 2 गिलास बेसिकली पानी ले लिया। अब उस पानी में आप एक जगह सैंड डालो और एक जगह कोई और मटेरियल डालो। ठीक है, कौन सा पहले नीचे बैठ जाएगा? जो जितना जल्दी नीचे बैठ गया उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उतना ही। तो सर इसी का मतलब आपका होता है, दैट इज एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सर राइबोसोम्स आपके दो प्रकार के होते हैं, दैट इज 70s एंड 80s। सर 70s आपका पाया जाएगा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में लाइक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, इसके बीच में अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। सर 80s में आपका ये बेसिकली क्या होगा सर? 80 सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपका किसमें पाया जाएगा सर? दैट इज 80s राइबोसोम्स। सर बिग ऑर्गेनिजम्स में या फिर यूकैरियोटिक्स में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, बट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, प्लीज इसको गलत मत करिएगा।
ठीक है सर। न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी गोल्जी बॉडी कब ट्रांसपोर्टेशन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कब एनर्जी बनाएगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर, स्मूथ वाला फैट कब बनाएगा, रफ वाला प्रोटीन कब बनाएगा, राइबोसोम कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, हर एक चीज का निर्देश, ऑर्डर कौन देता है भैया, न्यूक्लियस देता है। तो न्यूक्लियस को बच्चे कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को बच्चे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। क्लियर है सर। न्यूक्लियस का जो 80% भाग है उसमें प्रोटीन होता है, जो 10% भाग है उसमें भैया आपका होता है डीएनए। डीएनए और आरएनए के ऊपर आपकी एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसको लेके प्लीज परेशान मत होना, ठीक है सर। 80% जो आपका भाग होता है वो होता है सर प्रोटीन इन द न्यूक्लियस। 10% भैया आपका डीएनए होता है, दैट इज डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसमें भैया आपकी पूरी जन्म कुंडली होती है, ठीक है। और 10% भाग में रेस्ट ऑफ दी चीजें होती, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं सर। सर टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम, सर लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे, ठीक है। भैया इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, ऐसा क्यों सर। फॉर एग्जाम्पल आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है किसी कारणवश वो मर गया, तो अब अगर वो मर गया है तो उसको वहां से डिकम्पोज करने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए कोई तो होना चाहिए। कोई नहीं होगा तो वहीं पर पड़ा पड़ा वो सड़ता रहेगा एंड फिर आपकी सेल्स को नुकसान करेगा, अल्टीमेटली आपकी बॉडी को नुकसान करेगा, ठीक है। तो भैया लाइसोसोम उसको एक तरीके से डिकम्पोज करने का काम करता है। कैसे बच्चे, बाय रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बाय रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बच्चे, बाय रिलीजिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है बच्चे। आप सुनो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइसोसोम की बात नहीं मानता, ठीक है। न्यूक्लियस ने भी कह दिया कि हम लाइसोसोम की बात नहीं मानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ने भी कह दिया कि हम लाइसोसोम की बात नहीं मानेंगे। कोई अपना काम बेसिकली ठीक तरह से नहीं कर रहा, सबके अंदर आलस आ गया, राइट। तो लाइसोसोम अपने आप ही फट जाता है, अपने आप ही फट जाता है, कहता है जाओ मैं खुद ही फट जाता हूं, ठीक है। इसीलिए बच्चे इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्लियर है सर। लाइसोसोम के पास कौन सा एंजाइम होता है, द आंसर इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। याद रखना जो आपका आरबीसी होता है दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये मैंने आपको ब्लड चैप्टर में पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सर आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता, इसी वजह से बच्चे जब आरबीसी आपकी मर जाती हैं तो वो स्प्लीन में जाती हैं। किस में जाती हैं सर, स्प्लीन में जाती हैं। और इसी को बच्चे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्या कहते हैं बच्चे इसको, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। नाउ सर टॉकिंग अबाउट प्रोटोप्लाज्म, सर पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोटोप्लाज्म इज कलरलेस। ये बच्चे एक लिक्विड होता है, ठीक है। ये बच्चे क्या होता है, लिक्विड होता है, जो बेसिकली सेल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये आपका प्योर लिक्विड है, इट इज नॉट फ्लूइड, ठीक है। ये बच्चे आपका एक प्योर लिक्विड होता है जो सेल को कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। जो भैया सेल को कोलैप्स करने से बचाता है। अब सुनो, अगर आपका सेल के अंदर होगा तो इसको आप कहोगे साइटोप्लाज्म, अगर ये बच्चे आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा तो आप इसको कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब याद रखना प्रोटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो लगभग सेम, बट प्रोटोप्लाज्म इज अ कंप्लीट लिक्विड। ये बच्चे कलरलेस होता है। अगर सेल के अंदर होगा तो आप इसको कहोगे साइटोप्लाज्म, एंड बच्चे अगर ये न्यूक्लियस के अंदर होगा तो आप इसको कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को बच्चे जब आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है सर। नाउ सीलिया एंड फ्लैजिला, बच्चे आप इसको सिंपल याद रखो, इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। सीलिया इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सर ये क्या काम करता है, सबसे पहला पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के पास होता है, ठीक है। ये बेसिकली सर इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से जो सेल्स होती है उनको थोड़ा सा मूवमेंट करने में आसानी होती है, ठीक है। उनको बच्चे मूवमेंट करने में आसानी होती है। क्लियर है। ये बेसिकली सेल्स को मोशन करने में मदद करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है, गति करने में मदद करता है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में बच्चे आपका पाया जाता है। छोटा, अगर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो उनको आप कहोगे सीलिया, बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे तो बच्चे आप उनको कहोगे फ्लैजिला। सर व्हाट इज प्लास्टिड, बच्चे प्लास्टिड आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर बच्चे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा,
प्लास्टिड के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, दैट इज पहला भैया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल है, देन मैग्नीशियम है। ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो कि कल या परसों की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। क्लोरोप्लास्ट भैया आपका खाना बनाता है। क्या बनाता है सर? खाना बनाता है, यानी कि सर ये कहीं ना कहीं आपका फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लास्टिड आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। मैक्सिमम बच्चे आपको ये लीव्स में देखने को मिलेगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सर व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? अब जो खाना बन गया सारा का सारा प्लांट एक बार में नहीं खा लेता, कुछ ना कुछ वो अपने लिए बचा के रखता है। तो बच्चे जो बचा के रखता है, जहां पर स्टोरेज होता है बच्चे, उस साइड को आप कहते हो ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है सर? फूड स्टोरेज का। वहीं पर बच्चे क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? सर क्रोमोप्लास्ट का काम है कलर देने का। फॉर एग्जाम्पल आपका कैरेट में जो करण आता है, नॉट करण, इट इज कलर। कैरेट में बच्चे आपका जो कलर आता है, इट इज ड्यू टू कैरोटीन। वहीं पर बच्चे टोमेटो में आपका जो कलर आता है, इट इज ड्यू टू लाइकोपीन। फ्रूट्स में आपने कई सारे फ्रूट्स में देखा होगा, थोड़ा सा येलोइश कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू ज़ेनथोफाइल। क्लियर है? टॉकिंग अबाउट पार्ट नंबर 13, दैट इज सेल का 13वां पार्ट, जिसको बच्चे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये बच्चे आपका न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा क्रोमोसोम का। जब मैं आपको डीएनए पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा का पूरा क्रोमोसोम खोलकर पढ़ाऊंगा। अभी बच्चे हम पढ़ रहे हैं अपना सेल चैप्टर। ठीक है सर, क्रोमोसोम ही कहीं ना कहीं आपके बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। टोटल भैया ये 46 होता है नंबर्स, एंड पेयर में भैया ये होता है 23। 23 इन पेयर, इन पेयर, दोनों में, मेल्स और फीमेल्स दोनों में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं सर। नाउ दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चों को एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंफ्यूजन होती है। तो सर जो सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में है, वो आपका एक साइड लिखा है। जो प्लांट सेल में है, वो एक साइड लिखा है। जो दोनों में है, उसमें आपको दोनों सर्कल देखने को मिलेगा, दैट इज दिस पोर्शन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं सर। एनिमल सेल आपकी स्मॉल होती है, प्लांट सेल भैया आपकी लार्ज होती है। ठीक है, एनिमल सेल में जो आपका वैक्यूल्स होता है भैया, वो स्मॉल होता है। प्लांट सेल में जो आपके वैक्यूल्स होते हैं भैया, वो लार्ज होते हैं। एनिमल सेल में भैया आपको सीलिया और फ्लैजेला देखने को मिलेगा, साथ में भैया आपको लाइसोसोम देखने को मिलेगा। वहीं पर सर प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, प्लास्टिड देखने को मिलेगी, एंड सर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर सर सेल मेम्ब्रेन दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में, गोल्जी बॉडी दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, एंड भैया आपका सेंट्रोसोम दोनों में। लाइसोसोम नहीं मिलेगा प्लांट सेल में, बट याद रखना सेंट्रोसोम मिलेगा। ठीक है सर, इस चार्ट को प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना, चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। नाउ सर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। याद रखना, इससे जब भी क्वेश्चन आएगा सर, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस से ही आएगा। कभी आपसे नहीं पूछता व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक। फिर भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो आपके प्रोकैरियोटिक है, जो आपके बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स, वो है सर प्रोकैरियोटिक। जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, वो है भैया आपके यूकैरियोटिक। कैसे है सर वो? यूकैरियोटिक। क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए बच्चे, आगे बढ़े। चलो मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्या ह्यूमंस यूकैरियोटिक होते हैं? क्या बच्चे ह्यूमंस यूकैरियोटिक होते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको सही बताया, क्या मैंने आपको घुमाया, थोड़ा सा गलत बताया? गलत नहीं बताया, बेसिकली आपको थोड़ा सा घुमाया। क्या होते या नहीं होते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। मैंने आपको सही बताया या फिर घुमाया? इसका आंसर बच्चे आप मुझे देंगे इन दी कमेंट सेक्शन, डू रिसर्च अबाउट इट। ठीक है सर, क्या ह्यूमंस आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक और नॉट? चलिए, अभी कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन हो रही होगी, है ना, कि सर होते हैं कि नहीं होते हैं। खैर, ये बच्चे आप मुझे रिसर्च करके बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन, प्लीज डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन, मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। सर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, प्रोकैरियोटिक आपका स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक बच्चे आपका बड़ा होता है, बिग होता है। सर प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस पे किसी भी प्रकार का कोई एनवेलप नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इनके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप देके क्या करोगे। बट भैया जो बड़े होते हैं, दैट इज यूकैरियोटिक, उनके न्यूक्लियस पे आपको एक एनवेलप मिलेगा फॉर द प्रोटेक्शन। भैया प्रोकैरियोटिक में आपकी सेल वॉल होती है। ठीक है, और भैया इनमें जो आपकी सेल वॉल बनती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। भैया वहीं पर अगर आप देखोगे फंगस में, या जिसको आप फंगाई भी कहते हो, फंगाई में भैया आपकी सेल वॉल किसकी बनी होती है?
काइटिन की। किसकी सर? काइटिन की। बैक्टीरिया में सर आपकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी सर? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जैसा कि मैंने आपको बताया 70s राइबोसोम पाया जाएगा। ओके। वहीं पर सर आपका यूकैरियोटिक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा। सर कॉमन क्या है दोनों में? सीलिया, फ्लैजेला, डीएनए। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी कॉमन। फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है। मुझे जरूर से बताना क्या ह्यूमंस आपके यूकैरियोटिक में आते हैं या नहीं आते हैं। प्लीज टू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। ये देखो आपको दिखने में बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है। जब मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको घुमाया, तो आपको थोड़ा सा बेसिक लग रहा होगा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट एक बार इसको रिसर्च करना, थोड़ा सा सर्च करना, चीजें आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। ठीक है। सर सेल वॉल इसमें होता है, बिल्कुल होता है सर, उसमें सेलुलोज का बना होता है। राइबोसोम बच्चे इसमें पाया जाता है आपका एटीएस। तो ये भैया आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सर थोड़ा सा हम वाटर चैप्टर को देख लेते हैं। एक स्लाइड में पूरा का पूरा वाटर चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक स्लाइड से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है बच्चे। सर सबसे पहले आपका जो वाटर होता है वो 4 प्रकार का होता है। अच्छा वाटर क्या है सर? H2O। ठीक है। वाटर क्या है सर? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कुछ भी डालोगे घुल मिल जाएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। वाटर आपके होते हैं सर 4 प्रकार के, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर पहला आपका डिस्टिल्ड वाटर। सर डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका H2O होता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सर यहां पर आप, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म है तो आपको बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर बच्चे आप टर्म यूज कर सकते हो, 0 पार्टिकल पर मिलियन। 0 पार्टिकल पर मिलियन, दैट इज पीपीएम। तो सर डिस्टिल्ड वाटर की पीपीएम कितनी होती है सर? 0 होती है। ठीक है। सर डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर में से कौन सा ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर है? बच्चे डिस्टिल्ड वाटर है, बिकॉज रेन वाटर इज नॉट कंसीडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे आपको उसमें इंप्योरिटीज देखने को मिलती हैं। सर व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? बच्चे सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? आपका पानी के साथ साथ थोड़ा सा कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसको बच्चे आप सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में डालते हो। सॉफ्ट वाटर बच्चे आपका थोड़ा सा स्लिपरी होता है, जब आप उसको टच करोगे तो थोड़ा सा फिसलेगा। और भैया वो काफी ज्यादा लैथरिंग शो करता है। सर लैथरिंग मतलब काफी ज्यादा झाग बनाता है। ठीक है। काफी ज्यादा झाग बनाता है। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना कि आपको लैथरिंग कहां पे देखने को मिलेगी, कहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अब सर आपको झाग मतलब नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मत करो, एक डिटर्जेंट लो, पानी में डालो, उसको मिक्स करो, उसमें कपड़ा डालो, उसके बाद कपड़े को निकालो और पानी देखो। ठीक है। उसमें भैया आपको कुछ झाग देखने को मिलेगी। सर उसी को कहते हैं लैथरिंग। तो याद रखना सॉफ्ट वाटर में आपको लैथरिंग देखने को मिलता है। सर व्हाट इज हार्ड वाटर? भैया हार्ड वाटर, सुनो क्या होता है। पानी के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम तो रहता ही रहता है, बट कैल्शियम और मैग्नीशियम में थोड़े से बदमाश टाइप के हैं, यानी ना इनको रिएक्शन करना बड़ा पसंद है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे, या तो बाइकार्बोनेट के साथ जाके मिल जाएंगे, या फिर भैया आपका सल्फेट के साथ जाकर मिल जाएंगे, और वही भैया फिर पानी को हार्ड बना देते हैं। याद रखना हार्ड वाटर में आपको किसी भी प्रकार की झाग देखने को नहीं मिलेगी, लेथरिंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हार्ड वाटर में बच्चे आपको सोप स्कम देखने को मिलेगा। ठीक है सर। याद रखना जब भी आपका रिएक्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ, आपका जो हार्ड वाटर है वो अनस्टेबल होगा। बट भैया जब भी वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, आपका जो हार्ड वाटर है भैया वो स्टेबल होगा। ठीक है। नाउ सर व्हाट इज हैवी वाटर? सर हैवी वाटर में आपके जो H2 एटम्स हैं, इट कंबाइंस विद ड्यूटेरियम व्हिच इज अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप क्या होता है सर? ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता रखा है, प्लीज जाकर उसको देख लेना। ठीक है सर, प्लीज भैया उसको जाकर देख लेना। सर हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। D2O। क्लियर है? डायोटेरियम ऑक्साइड। चलो याद रखना सर आपका जो हैवी वाटर होता है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। नाउ दी लास्ट पॉइंट इन वाटर चैप्टर, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का चैप्टर था, आपको निश्चित एग्जाम में मार्क्स देके जाएगा। सर वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना भैया वाटर गैस में आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है। वाटर गैस का आपका फॉर्मूला क्या होता है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। आई होप हर एक बच्चे को वाटर चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये सर आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो भैया। ये आपका रिसेंटली पूछा गया है आईएएस प्री 2020 के अंदर।
बच्चे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक लेवल चीजें ऊपर ही करवाऊंगा, ताकि अगर क्वेश्चन वहां से घूम के आता है तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। सर ये क्वेश्चन है आपका आईएएस प्री 2001 का, ठीक है, आईएएस प्री 2001 का। दोनों का आंसर बच्चे मुझे चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो को अभी पॉज करिए एंड बच्चे दोनों का आंसर आप मुझे दे सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी आपने पढ़ा क्वेश्चन बच्चे उसी से है, ठीक है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ सर विल टॉक अबाउट सोलर सिस्टम। सर सोलर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। सोलर सिस्टम में बच्चे सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सर सोलर सिस्टम में प्लैनेट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर व्हाट इज प्लैनेट? सर अ सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। सर इलेप्टिकल ऑर्बिट मतलब कुछ इस प्रकार का आपका ऑर्बिट, एक स्टार की तरफ, ठीक है, अराउंड अ स्टार। यानी कि सपोज ये आपका एक स्टार है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये है सर आपकी एक इलेप्टिकल ऑर्बिट। सर प्लैनेट्स इसके गोल 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 घूम रहे हैं। ऐसा जो भी ये कंडीशन फॉलो करेगा भैया, उसको आप कहोगे प्लैनेट, उसको बच्चे आप कहोगे प्लैनेट। सर हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जो आपके इनर सर्कल में, यानी सपोज ये आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट है जो आपके इनर सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है, उनको बच्चे आप क्या कहते हो? इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, याद रखना किसके बीच में घूमेंगे? द सन एंड बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, ठीक है। आपकी जो एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है एंड जो आपकी सन है उसके बीच में भैया घूमेंगे, उसको आप कहते हो सर इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। सर इनकी मीनिंग क्या होती है? इसमें याद रखना भैया आपको रॉक देखने को मिलेगा, मेटल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इनकी जो डेंसिटी होगी वो कंपैरेटिवली हाई रहेगी, कंपैरेटिवली हाई रहेगी। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में अर्थ पढ़ा रहा था, वहां पर बच्चे मैंने आपको इनर प्लैनेट्स का नाम लिखवाया था, ठीक है। अब सुनो, जो भैया आपके सर्कल के बाहर होते हैं, किस सर्कल के बाहर सर? यानी कि सन और बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड के बाहर होंगे, सर उन्हें आप कहते हो आउटर प्लैनेट या फिर गैस जाइंट प्लैनेट्स या फिर भैया जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। मीनिंग जुपिटर लाइक, जो जुपिटर की तरह हो या काफी हद तक आपके सन से मैच करते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को इतना समझ में आ गया हो। सर इनर प्लैनेट्स में आपके 4 प्लैनेट आते हैं, नाम याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है स्पेसिफिकली एनडीए के पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनर प्लैनेट। तो सर आपका मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, शुरुआत के बच्चे जो आपके 4 प्लैनेट हैं, सर वो इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि सर अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन चारों के चारों प्लैनेट पे मुझे मेटल्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे सर। सर क्या मुझे रॉक्स देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेंगी सर। क्या बच्चे मुझे हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी सर? बिल्कुल देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्या सर मुझे हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी सर, ठीक है। वहीं पर भैया आपके आउटर सर्कल में 4 प्लैनेट होते हैं आपके। पहला है भैया आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये भैया बड़े होते हैं इन साइज, लार्जर साइज, ठीक है। इनकी भैया याद रखना डेंसिटी कम होती है, एटमॉस्फेयर थिक होता है, मोस्टली दे आर कंपोज्ड ऑफ गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो कल को अगर स्टेटमेंट आती है कि स्टेटमेंट नंबर 1, जुपिटर अ पार्ट ऑफ जोवियन प्लैनेट कंटेन्स रॉक सिस्टम एंड मेटल्स इन दैट, या कंटेन्स मिनरल्स इन दैट, तब आपको पता होना चाहिए कि नहीं सर, आपने पढ़ाया हुआ है जो जुपिटर है वो जोवियन प्लैनेट का पार्ट है, यानी कि जो सन है और एस्टेरॉइड बेल्ट वाला जो सर्कल है उससे बाहर है। यानी सर हमें वहां मेटल्स, रॉक एक्सेट्रा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बच्चे आपकी वहीं पर गलत हो जाएगी। इस प्रकार से आपको रिलेटिविटी एग्जामिनेशन में बैठानी, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए बच्चे आगे बढ़े। याद रखना जो आपके 8 प्लैनेट्स हैं ये भैया रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे, ठीक है। कुछ भैया रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। वहीं पर बच्चे जो आपका वीनस एंड यूरेनस होता है वो कैसा आपका क्या कहते हैं रोटेशन शो करता है?
रेट्रोग्रेड रोटेशन, रेट्रोग्रेड रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है बच्चे? काउंटर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है बच्चे? कि कहीं ना कहीं आपके जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब सर क्लॉक की विपरीत दिशा में, जैसे आपकी क्लॉक, जैसे आपकी घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में। वहीं पर बच्चे लेकिन अगर आप देखोगे वीनस एंड यूरेनस का, तो बच्चे वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। क्लियर है? यानी कि भैया अपोजिट ऑफ द सन्स रोटेशन, अपोजिट ऑफ द सन्स रोटेशन। पॉइंट टू बी नोटेड। आपके लिए बच्चे एक छोटा सा होमवर्क वापस से, मुझे एक बात बताओ, वीनस और यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस, वीनस एंड यूरेनस कैसा रोटेशन शो करते हैं? कह दो सर अभी आपने बताया, बट आप एक बार जरूर से अपने साइड से इसको क्लैरिफाई करो। सर क्लॉकवाइज करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? बताइए। ठीक है, डू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। आप देखो, सोलर सिस्टम में पढ़ने को आप दुनिया भर की बातें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रही है, सिर्फ सीडीएस एनडीए में नहीं बल्कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको कुछ चुनिंदा चीजें इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं। चलो आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़े। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल बच्चे आपका प्रेजेंट नहीं होता मरकरी में। पॉइंट नंबर 1 में आपको सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखनी है, बाकी कहानी पढ़नी होगी पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कहानी पढ़नी होगी तो पढ़ लेना। आप सुनो, सर मरकरी और वीनस में ब्राइटनेस किसकी ज्यादा है? तो याद रखना भैया, मरकरी की ब्राइटनेस कम है, लो ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस। ठीक है बच्चे, लो ब्राइटनेस। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। अब सुनो भैया, क्योंकि आप ये कंसीडर करके चल रहे हो कि सर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी के पास, तो सर -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है नाइट में। वहीं पर भैया दिन में 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। अर्थ पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है सर लिबियन डेजर्ट में, 56 डिग्री। ठीक है, अब आप सोच लो क्या सर मरकरी पे लाइफ पॉसिबल है? वैसे तो नहीं है, क्योंकि भैया वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं। ठीक है, वहां पर भैया एटमॉस्फेयर ही नहीं। क्लियर है? अब सुनो, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट में भैया क्वेश्चन आ सकता है कि यार देखो, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया, ये सारे फैक्ट्स नोट करो। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। ओके सर, क्लियर है। भैया जो आपका मरकरी होता है उनका मास इससे ज्यादा है। किससे सर? गैनीमेड एंड टाइटन से। क्लियर है? गैनीमेड एंड टाइटन से। इतना समझ में आ गया? ये पॉइंट आपके किसी काम का नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, वीनस, वीनस भैया आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सिर्फ उसी को पढ़ो, उससे ज्यादा इस पूरे में दिमाग मत लगाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भैया, इसी को आप कहते हो मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार। क्यों भैया? क्योंकि चमकता रहता है, इसी वजह से भैया ये आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके पास हाईएस्ट एल्बेडो पैटर्न है। एल्बेडो पैटर्न मतलब किस, आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी लाइट किस रफ्तार से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है सर, ये इस इतना ज्यादा एल्बेडो पैटर्न क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो एल्बिडो पैटर्न होती है वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछेगा क्या वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है?
बिल्कुल पाया जाता है सर, बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं या फिर अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें, सिमिलर साइज है, मास है, ठीक है, क्लियर है, सिमिलर साइज, सिमिलर मास, सिमिलर आपके फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे सर, क्या भैया आपको वीनस पे हाई प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे? मिलेंगे सर। फोल्डेड माउंटेन बेल्ट्स, बिल्कुल सर। एन नंबर ऑफ वॉल्केनोस, बिल्कुल सर, देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सुनो, जो भैया आपका सरफेस है, यानी जो सतह है भैया आपके वीनस की, ठीक है, वो भैया उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, कवर्ड विथ क्लाउड्स ऑफ हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सर वीनस पे क्लाउड्स देखने को मिलेंगे? मिलेंगे सर। सर वीनस का जो एटमॉस्फेयर, इट इज मैक्सिमम कंपोज्ड ऑफ 96% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वीनस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है अमंग दी 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अमंग दी 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वीनस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ें। आप सुनो, ये भैया कुछ काम काम के पॉइंट्स, अगर आपका पेपर टफ आया तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भैया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है किसी प्लेनेट के सरफेस पे, ठीक है, वो 92 टाइम्स ज्यादा है इन कंपेरेंस ऑफ अर्थ, इन कंपेरेंस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चे, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब ये हो गई सर आम जिंदगी, थोड़ा सा भैया मेंटल जिंदगी देखते हैं। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, assertion, reason, because of greenhouse effect, because of greenhouse effect। सर CO2 का कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है और उसका एटमॉस्फेयर अपनी थिकनेस बढ़ा रहा है। यहां से भी आप इस पॉइंट को रिलेट कर सकते हो। कहा गया वो CO2 वाला पॉइंट? कहा गया भैया CO2 वाला पॉइंट? कहां पे गया? जस्ट लेट मी चेक। हाँ जी, 96% कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो ऑलरेडी ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो हीट को ट्रैप करता है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है भैया, वीनस आपका और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। इट रोटेट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सर क्लॉकवाइज रोटेशन ये आपका शो करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन बच्चे आपका शो करता है, इसको प्लीज याद रखना। चलो, टॉकिंग अबाउट मार्स। सर मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? रेड प्लैनेट के नाम से भी जान सकते हैं या जानते हैं। सर रीजन, बिकॉज ऑफ रेडिश आयरन ऑक्साइड, रेडिश आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। क्वेश्चन पूछेगा क्या मार्स के पास कभी भी मैग्नेटोस्फेयर था? सर व्हाट इज मैग्नेटोस्फेयर? जिसके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्ट करने की क्षमता होती। ठीक है, अट्रैक्ट करने की क्षमता होती, सर उसे कहते हैं आप मैग्नेटोस्फेयर। डिटेल के साथ मैंने आपको एटमॉस्फेयर के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, उसको जाके प्लीज एक बार चेक कर लेना। तो सर मार्स के पास पहले मैग्नेटोस्फेयर था, बट अभी मार्स के पास भैया मैग्नेटोस्फेयर नहीं। सर मार्स के पास क्या क्या है? 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93% एर्गॉन, 1.89% नाइट्रोजन। क्या सर हमें मार्स पे मीथेन देखने को मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिला है सर। कल ही चैप्टर आपको पढ़ाया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मीथेन का फॉर्मूला होता है सर CH4। ठीक है, चलो। सर जो आपका मीथेन है, याद रखना ये मार्स के एटमॉस्फेयर में एक्सिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, बताइए बच्चे, आगे बढ़े। सर व्हाट इज serpentinization? व्हाट इज serpentinization? जो भी भैया आपकी रिएक्शन होती है रॉक्स में, उसको आप कहते हो serpentinization। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? आप सुनो, जो भैया आपका सोलर सिस्टम,
और भैया जो आपके सीजन है मार्स में जैसे आपके सीजन होते हैं ना, जैन फेब एटसेट्रा, ऐसे जो भी आप कह सकते हो, ये तो आपके मंथ हो गए सीजन, यानी विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम एटसेट्रा, राइट। जो आपके सीजन ऑफ मार्स हैं वो भैया सिमिलर है अर्थ के। रीजन सर, ड्यू टू सिमिलर टिल्ट ऑफ दीज टू प्लैनेट्स, इनकी जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो भैया लगभग सिमिलर है, ठीक है। सन के प्रति इनका जो झुकाव है बच्चे वो लगभग सिमिलर है, क्लियर है। मार्स की जो आपकी एटमॉस्फेयर, इट इज थिन, इट इज थिन, क्लियर है। मार्स की बच्चे जो आपकी एटमॉस्फेयर, इट इज थिन। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कुछ और पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपस मॉन्स विच इज अ टाइप ऑफ शील्ड वोल्केनो, ठीक है भैया, इट इज द लार्जेस्ट वोल्केनो, कहां पर भैया, और हाईएस्ट नोन माउंटेन टू इन दी सोलर सिस्टम, इन दी सोलर सिस्टम, ठीक है बच्चे। ओलंपस मॉन्स, इस पॉइंट को बच्चे आप याद रखोगे। वहीं पर बच्चे वेलेस मैनियर्स, वेलेस मैनियर्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनियंस इन दी सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट कैनियंस इन दी सोलर सिस्टम। कैनियंस पढ़ना है तो इससे पहले वाली क्लास चेकआउट करिए, उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्लियर है, एम आई क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर मार्स के पास दो इरेगुलरली शेप्ड मून्स हैं, कक्षा 6 या 7 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। फोबोस एंड डियोमोस नाम है उसका, फोबोस एंड डियोमोस, क्लियर है। याद रखना अभी के टाइम में अगर आपसे पूछे तो मार्स इज नियरली जियोलॉजिकली डेड, इसका मतलब कि भैया वहां पर किसी भी प्रकार की आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की भैया केमिकल्स की आपको रिसाइकलिंग नहीं मिल रही, ठीक है। एंड भैया कभी कभी तो आपको मिनरल्स भी वहां पर देखने को नहीं मिल रहे, तो आप ये कह सकते हो कि नाउ मार्स इज जियोलॉजिकली डेड। भैया कुछ पॉइंट्स आपके जुपिटर के बारे में, जुपिटर के भैया जो आपके मून्स थे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ठीक है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एज वेल एज हैवीएस्ट प्लैनेट, इसको भैया आप जोवियन प्लैनेट भी कहते हो। इसके अराउंड जो आपको रिंग्स देखने को मिलेंगी सर, वो रिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स। पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट सैटर्न, पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट सैटर्न, ठीक है सर। सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है सर, इट इज टाइटन, ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया है। सर अब जल्दी से कुछ हम रिवर्स को देख लेते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और टॉपिक आपका इसमें कवर हो जाएगा। सर मेकोंग रिवर आपकी कहां पर फ्लो करती है, साउथ चाइना सी में, कहां पर फ्लो करके जाती है, साउथ चाइना सी में। वहीं पर बच्चे आपकी थेम सी कहां पर फ्लो करके जाती है, नॉर्थ सी में। वोल्गा सी बच्चे आपकी कहां पर फ्लो करके जाती है, कैस्पियन सी में, ठीक है बच्चे। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि नाइपियर रिवर कहां पर है बच्चे, यूक्रेन में। रियान रिवर कहां पे बच्चे, जर्मनी में। रियान रिवर जर्मनी में है, लेकिन रोन रिवर आपकी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वहीं पर सर पो रिवर आपकी इटली में, ठीक है। जैर रिवर को बच्चे आप सभी लोग याद रखेंगे, लेट मी चेंज दी कलर, बच्चे आप सभी लोग जैर रिवर को याद रखेंगे, ठीक है। ये भैया इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, क्रॉसेस दी इक्वेटर ट्वाइस। लिम्पोपो रिवर भैया आपकी क्रॉसेस दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस, क्रॉसेस दी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस, लिम्पोपो रिवर, ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। अमूर रिवर का बच्चे एक पॉइंट याद रखना कि ये आपकी 2 जगह फ्लो करती है, दैट इज रशिया एंड चाइना, रशिया एंड चाइना। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया बच्चे, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया दैट इज यांग तजे रिवर, दैट इज यांग तजे रिवर। वहीं पर सर टिग्रिस रिवर से रिलेटेड आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सर ये टर्की में फ्लो करती है, सीरिया में फ्लो करती है, और भैया आपका इराक में फ्लो करती है। ये थे सर आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ आपके मिसलिनियस पॉइंट, जिनको बच्चे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मेकोंग रिवर फ्लोज इनटू साउथ चाइना सी, थेम्स रिवर फ्लोज इनटू नॉर्थ सी, वोल्गा रिवर फ्लोज इनटू कैस्पियन सी, टनाइपियर रिवर यूक्रेन, रियान रिवर जर्मनी, रोन रिवर स्विट्जरलैंड, पो रिवर इटली, जायरे रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, लिम्पोपो रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस, माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सर अमूर रिवर रशिया में है और चाइना में है। टिग्रिस रिवर सर टर्की, सीरिया और इराक 3 जगह पे हमें इसका फ्लो देखने को मिलेगा। अमूर रिवर का फ्लो बच्चे रशिया और चाइना। थेम सी नॉर्थ सी, थेम सी कहां पे फ्लो करती है, फ्लोज इनटू नॉर्थ सी। भैया लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया यांग तजे रिवर। बच्चे इसी के साथ लेस देन 1 आवर में बच्चे हमने
इंपॉर्टेंट कुछ मिसलीनियस पॉइंट्स देखे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चे सोलर सिस्टम के कुछ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चे हमने सेल चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिए कुछ प्रैक्टिस के लिए। एंड बच्चे हमने वाटर चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, इसी में बच्चे आपको जो आपका लेक्चर नंबर 16 है, उसमें बच्चे मैंने आपके लिए कवर किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, दो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आई एम स्टिल वेटिंग द आंसर्स फॉर द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को प्लीज याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बच्चे ये कुछ आपके पॉइंट्स है जिसमें मैंने आपको डीनेचुर्ड अल्कोहल के बारे में बताया था। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के कुछ इमेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल बच्चे हमने पूरा का पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थे। ठीक है सर, तो इसको आप प्लीज रिवाइज कर लेंगे। इसी के साथ बच्चे आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट होता है। अलोंग विद दैट लेक्चर नंबर 17 भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जल्दी बच्चे आपको मिल जाए। तो बच्चे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। प्लीज रिवीजन करते रहिए, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए, जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसके ऊपर भरोसा करिए एंड सी द रिजल्ट्स इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सभी बच्चों को जय हिंद, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।